नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। असल में इन दिनों देश की राजनीति के अंदर राजनेताओं को अर्थशास्त्र का कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया है। फिर चाहे हमारे देश के वित्त मंत्री ही ले लीजिए, हाल ही में उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे टाइटैनिक मूवी के अंदर कोई देख करके ये कहे कि टाइटैनिक डूबा नहीं था, बल्कि समंदर का पानी उसके ऊपर चढ़ गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अडानी अपने बारे में कहे कि भाई मैं अमीर नहीं हूँ, आप ही लोग गरीब हैं। राजनेताओं का अर्थशास्त्र का नॉलेज कम नहीं है। बिल्कुल वैसे ही कि भाई मैं दुखी नहीं हूँ, आप लोग ही कुछ ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम लोगों ने मैच नहीं हारा है, अपोजिशन टीम जीत गई है। राजनेताओं के आर्थिक ज्ञान को अगर थोड़ा हम और आगे बढ़ाएं तो वर्तमान में नाम आ चुका है केजरीवाल जी का। उनकी जानकारी इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में उन्होंने देश के अंदर रुपये के गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुए कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर चुका है। अनुमान कहता है कि 83.50 तक $1 के बराबर हो जाएगा। $1 जो है वो इतने रुपए के बराबर हो जाएगा। जानकारी ये भी है कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर $4.5 बिलियन की कमी हो गई है, जो कि 2 साल के सबसे निम्नतम स्तर पर है, क्योंकि डॉलर काफ़ी मजबूत हो रहा है, रुपया काफ़ी गिर रहा है। अब ऐसी स्थिति में केजरीवाल जी ने भगवान का सहारा लिया है। अब ये भगवान का सहारा उन्हें दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हुए नज़र आया, या फिर इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले इलेक्शंस को ध्यान में रखकर आया, ये तो वही अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हाल ही में उन्होंने सलाह दी है कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगा दी जाए, जिससे आर्थिक मंदी या फिर रुपए की जो गिरावट है उसको रोका जा सकता है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो IIT से पढ़ा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो देश के सबसे टफ एग्ज़ाम IAS को पास करके भारतीय वित्त सेवा में IRS में जो जा चुका है, आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अगर वो ऐसे सवाल करता है या ऐसी कोई बात बोलता है तो आप और मेरे बीच तो ये सवाल बनेगा ही, ये कोई तार्किक क्या किसी प्रकार के तर्क के साथ कोई प्रोग्रेसिव थॉट है, या फिर हिंदू वोटों को साधने के लिए, जो कि गुजरात में इस साल के दिसंबर में होने वाले हैं, प्रोबेबली दिसंबर में होने वाले हैं, उनके लिए कोई चुनावी स्टंट है। चलिए चर्चा विस्तार से करते हैं। जिस तरह से आप इस समय न्यूज़ की कवरेज देख रहे हैं, उन कवरेज को देखकर आप यहाँ देख सकते हैं कि केजरीवाल जी के द्वारा हाल ही में केंद्र से कहा गया है कि आप भगवान श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीरें लगाइए। हर जगह सुर्खियों में है केजरीवाल जी। ऐसा लगाने से रुपये को बचाया जा सकता है। आप जैसा जानते हैं, आपको पता है कि वर्तमान में रुपये के ऊपर गांधी जी की तस्वीर आती है। इनका कहना है गांधी जी को अपनी जगह रखिए, दूसरी जगह जो है ना वहाँ पर भगवान लगा दीजिए। एज़ यूजुअल जैसा मेरा आपसे कमिटमेंट रहा है कि मैं आपको एक इशू के साथ साथ 2 करंट के क्वेश्चंस भी जो दिन भर में चर्चा में हैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो उसकी शुरुआत में पहला सवाल आपसे है कि हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी ने किस देश की पहली महिला और 31वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। जवाब सेशन के अंत में मैं आपसे साझा करूंगा। इसके अलावा दूसरा सवाल है, कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि प्रतिष्ठित कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। पुनीत राजकुमार किस पेशे से संबंधित थे? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। सेशन के अंत में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। नोट पर तस्वीर छपने की बात हमने मुन्ना भाई MBBS के अंदर सर्किट और मुन्ना भाई को करते हुए सुना है कि भाई इतने बड़े आदमी बन जाएं कि नोट पर हमारी तस्वीरें छपें। लेकिन देश में राजनीति काफ़ी लंबे समय से नोट पर छपाई को लेकर चल रही है। वर्तमान में भी ये बात उड़ती हुई आई थी कि नोट पर जल्दी ही टैगोर और कलाम साहब की तस्वीर दिखेगी, लेकिन लोगों को लगा कि क्या गांधी जी की तस्वीर हट जाएगी। RBI ने क्लियर किया कि नहीं, गांधी जी की फ़ोटो नहीं हटेगी, उसके अलावा जो भी प्रोग्रेस होंगी वो की जाएंगी। केजरीवाल जी शायद उसी बैक ऑफ द नॉलेज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। पूजा पाठ करने बैठे, किसी ने उन्हें समझाया होगा कि भाई दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और ऐसा करने से घर के अंदर धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर देश की करेंसी के ऊपर ही लक्ष्मी जी को बिठा दिया जाए तो फिर तो निश्चित है कि बहुत सारी तरक्की हो जाएगी। इन्होंने बाकायदा अपने आइडिया को साझा करते हुए मीडिया को बुला लिया और मीडिया को बुलाकर अपनी बातें कही। अब लोगों को लगा कि यार ये तो आपका ऐसा निजी विचार है जैसे कई बार हम चाय की थड़ी पर बैठकर अपने दोस्तों से मजाक में जो बात कहते हैं। आप पूछेंगे भगवान को लेकर मजाक?
नहीं भाई, हमको बचपन से बताया गया है कि विद्या रानी का जो पंख है अगर वो किताबों में रख दो तो वो डबल हो जाता है और दिमाग डबल हो जाता है। हम तो वो व्यक्ति हैं जो कि ये मानते हैं कि अगर किताब की तरफ पैर भी करके बैठ गए तो दिमाग कम हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं देश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते जो भी विचार आएंगे उसको पब्लिक डोमेन में इसलिए रख दूंगा, देखते हैं लोग किस तरह से इसे लेते हैं। इन्होंने बाकायदा तर्क भी दिए। वो बात है ना कि जब भी आप कोई भी अतार्किक बात करने निकलें, आप इस बात से ये मत कहिएगा सर आप तो धर्म विरोधी हो रहे हैं। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब मामला कुछ गोलमोल है। गोलमोल इसलिए है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बहुत बड़ी वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही हो। आप कहेंगे तो इसमें गलत क्या है, वो राजनेता है उसे करना चाहिए। गलत कुछ भी नहीं है, हम तो केवल चर्चा ये कर रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों बातें पता हो आपको कि चर्चा है क्या असल में। अगर केजरीवाल जी ऐसी बात बोल रहे हैं तो इन्होंने तर्क भी दिए हैं साहब। तर्क में इन्होंने कहा इंडोनेशिया का उदाहरण। इंडोनेशिया जो कि 85% पॉपुलेशन से भी ज़्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिसमें मुस्लिम है, इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर है। ये इन्होंने अपने बयान में बात कही। और अगर ऐसी बात है तो निश्चित ही आपको लगने लगेगा कि जब इंडोनेशिया में ऐसा हो सकता है जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं। बस यही तो बहस का मुद्दा चाहिए था। आपके बीच में ये मुद्दा आ चुका है, आप आराम से इस पर चर्चा करिए। मेरा सवाल ये है, क्या वाकई में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता, लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो अगर होती, तो हम तो यार लक्ष्मी जी गणेश जी लंबे समय से पूज रहे हैं। हम सब अंबानी अडानी क्यों नहीं बन गए हैं? दिवाली का पूजन हमारे देश में जाने कब से चला आ रहा है। दिवाली मनाते राम जी के आने पर है, लेकिन पूजती लक्ष्मी जी गणेश जी हैं। तो टेक्निकली हम सबके पास धन धान्य बहुत होना चाहिए था। तो अब ये धर्म और आस्था को जब राजनीति से जोड़कर देखा जाता है तो कुछ बेनिफिट किन्हीं लोगों को होता है, बाकी लोग तो बस बहस करते रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में देवी देवताओं के आशीर्वाद के नतीजे मिलेंगे। अगर केजरीवाल जी ये बात बोलते हैं तो ये बात समझने की है। इन्होंने कहा कि अगर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। और ऐसी उदाहरण में इन्होंने इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर गणेश जी की तस्वीर है ऐसा कहते हुए ये बात छेड़ दी। तो लोगों को लगा यार देखिए तर्क के साथ बात कही गई है। हमने आपके लिए वो नोट भी खोज निकाला जिसमें वाकई में गणेश जी की तस्वीर है और वाकई में इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर है। अब लोगों का सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवंबर में गुजरात के अंदर चुनाव है। तो आप पूछेंगे यार चुनाव है तो क्या है, राजनेता ने अभी दिवाली मनाई है इसलिए कहा होगा। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे थोड़ी सी राजनीति और है, वो भी हम आपसे साझा कर लेते हैं। असल में गुजरात के अंदर 85% आबादी हिंदू है और 10% से कम वहाँ पर मुस्लिम है। तो बोले इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बताते हैं। धर्म का प्रभाव ये है, अब मैं तो कोई प्रवक्ता हूँ नहीं, प्रवक्ता या फिर जिस पार्टी के नेता हैं उनकी बात अगर हम माने तो साहब यहाँ पर जो बयान आता है उसके अंदर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि साहब बात ऐसी है कि केजरीवाल जी के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है ये उस समय पर है जो ये कहते हैं कि दिल्ली में अगर किसी ने दिवाली के पटाखे चला दिए तो उसे पुलिस उठा ले जाएगी। यानी कि वो व्यक्ति जो दिवाली के समय पर इतना विरोधी है वो लक्ष्मी जी गणेश जी की बातें कैसे कर सकता है। ये बात भी ऐसे लगता है कि क्या बीजेपी का कॉपीराइट है क्या भगवान की बातें करने पर? केजरीवाल जी भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। असल में हुआ ये है कि रिसेंट डेज के अंदर जो बीजेपी बोल रही है कि ये हाइट ऑफ यू टर्न है। किस चीज़ का? अब यू टर्न किस बात का है तो वो मैं एक बार के लिए आपको एक बात बताता हूँ जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रही थी। हमने हालांकि उसको सेशन में कवर नहीं किया, लेकिन जब इतनी सारी बातें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं तो जिन जिन के जो बयान हैं हमने कहा चलो सबके ही सुन लो। आप इन चेहरे से तो परिचित होंगे ही अगर आप टीवी देखते होंगे। संबित पात्रा जी हैं, इनका कहना है कि ही इज़ द सेम मैन हु डिक्लाइन इवन अयोध्या राम टेम्पल। अब इस बात में कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका आरोप ये है कि अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ थे केजरीवाल जी। इन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो मंदिर ही वो हॉस्पिटल ही बना देते। अब ये बात की सत्यता मुझे कहीं मिली नहीं, लेकिन बयान है राजनेताओं का, तो राजनेताओं में कौन सही कौन गलत ये जानने वाले हम तो खैर हैं ही नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में एक चर्चा का विषय ये है कि केजरीवाल जी के एक मंत्री के द्वारा हाल ही में एक विवादित बयान दिया गया था। और विवादित बयान ये था कि उन्होंने कहा था कि वॉन्ट वर्कशिप हिंदू गॉड्स, हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करिए। ऐसा एक इनके आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम। उनका विवाद इतना ज़्यादा विवादित हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर जाने के लिए लोगों को ओथ भी दिलवाई थी और अपने द्वारा अपने ट्विटर पर ये बात भी लिखते हुए उन्होंने कहा था कि हम इस प्रकार से चलेंगे और मतलब हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। उनका उद्देश्य जो भी था उन्होंने अपनी बातें अपने साथ में साझा की। इस वजह से बीजेपी इसके ऊपर काफ़ी अटैकिंग हुई। उन्हें लगा कि
इनके एक नेता जो लोगों को हिंदू धर्म मानने से इनकार कर रहे हैं, लोगों का धर्म परिवर्तित करा के हिंदू से उन्हें बौद्ध बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में बीजेपी जब इनके ऊपर हमलावर हुई तो आम आदमी पार्टी के इन नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो चुनावों के अंदर हर बयान का बहुत महत्व होता है। अब जब चुनावों के अंदर महत्व है तो एनालिस्ट इस बात को बोलते हैं कि इन्हें साधने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करो, और ऐसी स्थिति में इन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म की कसम दिलवाई, बौद्ध धर्म अपनाया। अब अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बनता है कि केजरीवाल जी इस बयान को बोल करके उन लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं जो इनकी ही पार्टी के नेता के हाल ही में दिए गए बयान से प्रभावित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर इसका बहुत माहौल है। गुजरात में लोग इसको बहुत खिलाफत में लिए हुए हैं कि ये धर्म विरोधी बयान इनके पार्टी के नेता के द्वारा दिए जा रहे हैं। खैर, इन राजनेता के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने इनके पद के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। अब बारी कांग्रेस की कि सर इस राजनीति में आप आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी तो कर दिए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का तो एक और स्टैंड है। कांग्रेस कहती है कि ये जो केजरीवाल जी हैं ये आरएसएस की ही बी टीम है, यानी कि बीजेपी और आरएसएस के ही हिस्से हैं ये। और ये जो है ना, ये ऐसे व्यक्ति हैं ये इनकी माता जी हुआ करती थी शीला दीक्षित, जो कि बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार, मतलब दिल्ली के लिए काम करने वाली। मैं मतलब दिल्ली को अगर जितना समझता हूँ, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था। तो ऐसी स्थिति में ये जो है, ये कहते हैं संदीप दीक्षित जी, इनका कहना है कि ये वो व्यक्ति हैं केजरीवाल कि अगर ये पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ जाकर के भी कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो इनकी बात पर ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा खफा है। वो भी क्यों ना, पहले इन्हीं के साथ, इन्हीं के खिलाफ चुनाव में उतरे, इन्हीं के खिलाफ जीते, इनके ही साथ में फिर सरकार बना लेते हैं, फिर इनको हटा देते हैं, फिर अलग से इंडिपेंडेंट सरकार बना लेते हैं, पंजाब जैसा राज्य इनके पास से छीन लेते हैं। कांग्रेस का तो खफा होने का बड़ा कारण है। बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया को अगर आप मैप पर देखें तो भारत के पूर्व और दक्षिण की तरफ अगर आप चलें तो आपको इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री की तरह दिखाई देता है। स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ता है। अब इंडोनेशिया के बारे में जब हमने इतनी बातें करी ली हैं तो आज के सेशन में थोड़ी सी तार्किक बातें हम कर लें। तार्किक बात यह है कि क्या है इंडोनेशिया की कहानी, क्या वाकई में वहाँ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। नंबर दूसरा कि क्या वाकई में किसी नोट के ऊपर किसी की तस्वीर छपना इतना आसान है? क्या देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई जा सकती हैं? क्या भारत जैसे सेक्युलर राष्ट्र के अंदर, जहां देश कहता है कि हम सेक्युलर हैं, किसी एक देवता को प्रमोट किया जा सकता है? ये सारी बातें अब यहाँ से आगे के सेशन में कर लेते हैं। अब जानकारी आती है सबसे पहले इंडोनेशिया के बारे में। तो चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इंडोनेशिया में वाकई में जो इनके 20,000 रुपये का नोट है उसके ऊपर गणेश जी की तस्वीर है, और नोट के ऊपर एक और व्यक्ति जिनका नाम है हदजर देवांतारा, उनकी भी तस्वीर है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। इंडोनेशिया पर डच लोगों का शासन रहा है और ये उनसे आज़ाद कराने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के जो पूर्वज हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। गणेश जी की तस्वीर के पीछे की जो कहानी यहाँ बताई जाती है वो ये है, जो कि कोरा पर प्रेजेंट थी। इसके बारे में कोई भी तार्किक या फिर वही कोई लिखी हुई रिटर्न कहीं लाइन नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तस्वीर में एक तरफ पढ़ते हुए बच्चे भी हैं। जानकारी के अंदर ये बताया जाता है कि जो इंडोनेशिया है वो हिंदू धर्म का काफ़ी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में जगह जगह हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हैं। इंडोनेशिया में हिंदू प्रेम की महान मिसाल इस बात से भी दी जाती है कि यहाँ रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो घर घर में सुनाई जाती हैं। इंडोनेशिया की जो मिलिट्री है वो भी हनुमान जी को अपना गुरु मानती है, एज ए मस्कट उनको अपने आगे लगाकर चलती है। इनके जो टूरिज्म का लोगो है उसमें भी हिंदू प्राचीन कथा कहानियों का पूरा समावेश देखने को मिलता है। यहाँ आज भी रामलीला और रासलीला होती हैं। यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर इस प्रकार से गणेश जी की तस्वीर लगी हुई है। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो इनका है उसके अंदर भी इस प्रकार की तस्वीर लगी हुई है। नोट पर गणेश जी की तस्वीर के पीछे कहा जाता है कि 1997 में ऐसे ही जैसे अभी रुपये का भाव गिरता जा रहा है, ऐसे ही उस समय दुनिया के हर देश की करेंसी डिवेल्युएट हो रही थी। उस समय डिवेल्युएशन को इंडोनेशिया ने फील नहीं किया, यानी इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो डिवेल्युएट नहीं हुई थी, बाकी लगभग सारी करेंसीज गिर रही थी। ऐसी स्थिति में वहाँ के एक वित्त मंत्री ने कहा कि गणेश जी की तस्वीर अगर लगा दी जाए तो वो करेंसी नहीं गिरेगी। और तब से इन लोगों का ये विश्वास बन गया कि मुद्रा का जो अवमूल्यन है, यानी जिस प्रकार से आज रुपया डॉलर के सामने गिरा जा रहा है, इंडोनेशिया का ना गिरने के पीछे बड़ा कारण ये है कि वहाँ गणेश जी की तस्वीर है। केजरीवाल जी ने इसी को अपने लिए एज ए रेफरेंस यूज़ किया है।
बात करते हैं कि वाकई में तस्वीरों के ऊपर कौन लेकर आता है या फिर नोट के ऊपर तस्वीरें कौन लेकर आता है, तो आरबीआई का एक्ट लेकर आता है। आरबीआई के एक्ट के सेक्शन 22 के अंदर ये बात मेंशन है कि बैंक नोट कैसे होंगे ये आरबीआई डिसाइड करेगी। सेक्शन 25 कहता है कि डिजाइन, फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ द बैंक नोट शैल बी सच as may be approved by the central government after consideration of recommendation made by the central board of RBI। आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड जैसी बातें करेगा वैसे ही आरबीआई के नोट होंगे, लेकिन सेंट्रल बैंक मतलब सरकार से भी इसका डिस्कशन किया जाना जरूरी होता है। नोट की छपाई, सिक्के की गढ़ाई कहाँ होती है, तो ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जिनमें से अगर मैं बात करता हूँ नोएडा की, तो यहाँ पर नोट की नहीं सिक्के की छपाई होती है, सिक्के की गढ़ाई होती है। सालबनी, कोलकाता, इन दोनों के अंदर सालबनी में नोट छपता है, कोलकाता के अंदर मिंटिंग है। ऐसे ही हैदराबाद के अंदर मिंटिंग है, मैसूर के अंदर नोट की छपाई होती है, मुंबई में मिंट प्रेस है, मासिक और देवास के अंदर नोट की छपाई होती है। अब सवाल करते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने शुरुआत में, जैसे मैंने आपके बयानों में कहा कि राजनेताओं का अर्थशास्त्र को लेकर कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है, हम लोग शायद थोड़े कम ज्ञानी रह गए तभी पीछे हैं, वो लोग इतने आगे आगे हैं, कोई वित्त मंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री हैं। अब वित्त मंत्री का बयान था कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इस बात को भी लोगों ने बैक कर दिया, यानी कि कहा कि हाँ मैडम सही तो कह रही हैं, रुपया गिर थोड़ी रहा है, टाइटेनिक डूबा थोड़ी था, वो तो समुंदर उसके ऊपर आ गया था, है ना। तो ऐसी स्थिति में इस बात को भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इस बात को डिफेंड किया गया कि डॉलर गिरा नहीं, मतलब रुपया गिरा नहीं, डॉलर मजबूत हुआ। आइए मैं बताता हूँ। देखिए रिसेंट टाइम में आप सबको ये चीज़ें तो अच्छे से मालूम है कि हमारे यहाँ पे फॉरेक्स गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। असल में ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की जितना भी व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, उसका 40% तक पेमेंट डॉलर में होता है। और ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने लगे हैं, व्यापार के क्षेत्र थोड़े सीमित हो गए हैं। यानी जैसे व्यापार खुलकर पहले हुआ करता था, अब वो रेस्ट्रिक्टिव प्रकार का होने लगा है। लोगों को चाइना और रशिया के ऊपर विश्वास कम होने लगा है, क्योंकि ये सेक्शंस कभी भी इनके ऊपर लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में ओवर डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर आने लगी है। यही कारण है कि दुनिया भर के देशों की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले गिर रही है। अगर मैं हालात की बात करूं तो डॉलर के मुकाबले भारत का जो हाल है वो तो गिरा है सो गिरा है। इस समय पाकिस्तान का रुपया भी 26.17% टूटा है। ब्रिटिश पाउंड भी 20.9% डॉलर के मुकाबले टूटा है। जापान की जो मुद्रा है वो भी 20.09% टूटी है। यूरोप की जो करेंसी है वो 14.9% टूटी है। चाइना की मुद्रा 11.1% टूटी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि मैक्सिमम लोग डॉलर पर डिपेंडेंट हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इंडिया की करेंसी तुलनात्मक रूप से इतनी भी नहीं गिरी जितनी दुनिया भर की गिर रही है। गिर तो रही है। सरकार इससे बचने के लिए क्या कर रही है? सरकार इससे बचने के लिए अपने इंपोर्ट बिलों को सुधार रही है। उदाहरण के लिए जो हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर कटौती करने के लिए हमने उसके ऊपर इंपोर्ट बिल लगा दिया है। हमने तेल जहां से परचेज करना था उसका सोर्स रशिया को बना लिया है। यही कारण है कि रशिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर हो गया है ऑयल, मतलब गैस का, ऑयल एंड गैस का। इसी प्रकार से सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 7.5% से 12.5% बढ़ा दी है गोल्ड के ऊपर, ताकि गोल्ड खरीदने के बाद पेमेंट डॉलर में ना करना पड़े। तो डॉलर को रोकने के हम जो प्रयास कर सकते हैं तेल और गोल्ड के ऊपर वो हमने किए हैं। दुनिया भी परेशान है। दुनिया ने परेशान होने के नाम पर क्या किया? जैसा आरबीआई ने किया। आरबीआई ने अपने फॉरेक्स को बचाने के लिए मार्केट में डॉलर निकाले हैं। एग्जैक्टली वैसे ही चाइनीज़ बैंक ने भी, अगर आप ये खबर उठा के देखें अक्टूबर 26 की, तो चाइना की सरकार भी अपने डॉलर्स बेच रही है ताकि अपनी करेंसी युआन को स्टेबल कर सके। जापान ने भी 37 बिलियन डॉलर जो है वो हाल ही में येन को स्टेबल करने के लिए मार्केट में लॉन्च किए हैं। इसका अर्थ ये हुआ डॉलर अगर मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा तो महंगा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हर देश डॉलर के मुकाबले अपने आप को स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है। शायद निर्मला सीतारमण जी जो भी कहना चाह रही हों उनका उद्देश्य ये हो कि डॉलर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया है मार्केट में, इसलिए तुलनात्मक रूप से दुनिया की करेंसीज गिर रही हैं। खैर, बयान थोड़ा घातक था तो हमने सोचा कि आपके सामने सारी बातें लाकर रख दी जाएँ। आप मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ें, अपनी मेहनत वेस्ट करें, अपना टाइम वेस्ट करें, इससे बेहतर है कि इस बात को केवल नॉलेज के लिए सुनें और अपना काम आगे चलाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। समय है शुरुआत में पूछे गए 2 सवालों का जवाब देने का। पहला सवाल ये है
कि जॉर्जिया मेलोनी वो इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं, जो मैंने आपसे सेशन की शुरुआत में पूछा था। 77 साल में 70वीं बार इटली की सरकार बदली है। इटली में 1945 के बाद 1922 तक 70 बार सरकार बदल चुकी हैं। 2022 में मेलोनी की पार्टी 26% वोट पाकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ठीक है। कर्नाटका रत्न की अगर बात की जाए तो पुनीत राजकुमार को, जो कि एक मतलब हार्ट अटैक के अंदर उनकी मौत हो गई थी, बहुत ही शानदार कन्नड़ एक्टर थे, नवंबर 1 को इन्हीं की याद में पुरस्कार कर्नाटका रत्न इनको दिया जाएगा। ये हमने आपके सामने जानकारी साझा की है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई है तो अपने सभी साथियों से इसे साझा करें। आपकी राय क्या है वो ज़रूर व्यक्त करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। धन्यवाद।